क्वेश्चंस करते हैं ICE 3 के क्वेश्चंस। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही है, कुछ बीच में अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। For a reversible reaction, if the concentration of the reactants are doubled, the equilibrium constant will be क्या होगा? For a reversible reaction, अगर इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन डबल किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? डबल होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा, सेम रहेगा? क्या होगा? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे पास है मटेरियल में। तो आसान क्वेश्चन है तो होना चाहिए, बस होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक बात पे है बेस्ड। एक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर से बदलता है और किसी चीज से नहीं बदलता। कॉन्सेंट्रेशन और चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेट बदल सकती है, इक्विलिब्रियम का नया इक्विलिब्रियम पहुंच सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर से बदलता है, तो आंसर होगा सेम। जैसे ये प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन ए टेम्परेचर वेयर इट्स कांस्टेंट अप्रिशिएबल। प्योर अमोनिया गैस है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम, बताओ। कौन सा सही स्टेटमेंट है? Kp does not change significantly with pressure। सही है, सिग्निफिकेंट केपी चेंज ही नहीं होगा। केपी कैसी डज नॉट चेंज विद एनीथिंग एक्सेप्ट टेम्परेचर। पहली बात ही सही है। अब बाकी बातें गलत कैसे है? एल्फा डज नॉट चेंज विद प्रेशर, ये नहीं है, क्योंकि मान लो कि एक रिएक्शन ऐसी होती ए माइनस ए अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2 ऐसा हो गया मान लो। अब हमने प्रेशर को चेंज, प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन वहां जाती है जहां लेसर नंबर गैसेस मोल, यानी इस केस में बैकवर्ड जाएगी। प्रेशर डिक्रीज करने पे जहां ग्रेटर गैसेस मोल है, इस केस में फॉरवर्ड जाएगी। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड जा रही है तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी वैल्यू अगर बैकवर्ड आ रही है, पीछे आ रही है, मतलब डिग्री ऑफ और कम हो जाएगा जो पहले था, क्योंकि रिएक्शन अमोनिया बन रहा है ज्यादा, और अगर आगे फेवर हो रहा है तो अल्फा और बढ़ रहा है। तो ये बात गलत है कि अल्फा विल नॉट चेंज विद प्रेशर। कंसंट्रेशन अमोनिया डज नॉट चेंज, ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रेशर बदलेंगे तो रिएक्शन आगे पीछे फॉरवर्ड, प्रेशर चेंज होने से रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड फेवर होगी तो अमोनिया का वैल्यू बदलेगा। अब हाइड्रोजन लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन गलत है, क्योंकि अगर सपोज शुरुआत में केवल अमोनिया था तो अगर ये ए अल्फा बाई 2 बना तो ये 3 ए अल्फा बाई 2 बनेगा, तो H2 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर इज ए। समझे? ये बताओ, the equilibrium constant for the reaction bromine gives 2Br. At 500 Kelvin, 700 Kelvin are this and this. The reaction is
पे है के की वैल्यू और T2 यानी टेम्परेचर बढ़ने से T2 ग्रेटर देन T1 हुआ, K2 ग्रेटर देन K1 है ना। टेम्परेचर बदलने से तो K बदलना चाहिए, बदल भी रहा है इस रिएक्शन का। टेम्परेचर बढ़ रहा है 500 से 700, तो K भी बढ़ रहा है, K की ये वैल्यू ज्यादा है, कम है। तो टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आगे की डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ रहा है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर हो रही है, और टेम्परेचर बढ़ने से फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर हो रही है मतलब फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक। ऐसे सोचो, ठीक है। ये सोचो, which oxide of nitrogen is most stable at 273 Kelvin? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, एनोनाइट्रिक ऑक्साइड दिया, NO2 दिया है। अगर के की हाई वैल्यू किस बात का सजेस्टिव है, के की हाई वैल्यू इस बात का सजेस्टिव है, के जितना ज्यादा होगा रिएक्शन आगे की तरफ उतनी ज्यादा जा रही है, के की वैल्यू जितनी कम होगी मतलब रिएक्शन आगे कम पीछे ज्यादा आ रही है, यानी हायर द के हायर द एक्सटेंट। तो स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है किसी ऑक्साइड को, कि वो आगे ना जाए, खुद ही रह जाए, यानी उसका एक्सटेंट बहुत लो होना चाहिए, यानी के की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो के की वैल्यू यहां पे लिखनी चाहिए, पर मोल हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जैसे यहां तो क्या है कि शून्य आया, क्योंकि सब N2O5 के आगे 2 लगा हुआ है, तो सबका कोएफिशिएंट सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कभी किसी ऑक्साइड के आगे 2 था, किसी के 3 था, तो आप सबके लिए पर मोल का निकालो। जैसे इसके पर मोल के लिए होगा रूट ऑफ ये हो जाएगा KC1, इसके लिए हो जाएगा रूट ऑफ 32 पर मोल के लिए, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 15 इंटू और ये 1 इंटू ये, तो यहां तो क्या है सभी आगे 2 था, सभी रूट हो गए, तो जो जिसकी वैल्यू बड़ी है उसकी रूट की वैल्यू भी बड़ी है। लेकिन अगर कहीं आगे 1 होता, कहीं आगे 2 होता, कहीं 3 होता, तो हम सबको पर मोल में ले आते, फिर चेक करते। पर यहां पे तो आंसर सबसे कम किसका आएगा, डी। ये देखो, if pressure is applied to the equilibrium system of solid to liquid, the melting off point of the solid is, सॉलिड से लिक्विड सिस्टम में देखो यहां सॉलिड से लिक्विड बोला है, ये नहीं बोला है कि आइस वाटर, इट कुड बी सल्फर सॉलिड, सल्फर लिक्विड भी हो सकता है। तो हमने एक बात पढ़ी है कि प्रेशर इंक्रीज करने पे ऐसे सिर्फ यहां पे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो गैस तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट तो क्या है, इंक्रीज करने पे एंडोथर्मिक फेवर होगा। लेकिन प्रेशर इंक्रीज फेवर्स दैट डायरेक्शन, ऐसे केसेस में वेयर देयर इज हायर डेंसिटी सब्सटेंस, जिस तरफ हायर डेंसिटी हो। तो जो अगर वाटर आइस, आइस और वाटर लिक्विड, अगर ये सिस्टम होगा तो इसमें इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होता है डेंसिटी ऑफ आइस से, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर होगी,
फॉरवर्ड इज नथिंग बट मेल्टिंग, यानी मेल्टिंग फेवर होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग फेवर्स आसान हो जाएगी मेल्टिंग। लो भाई एक टी पे मेल्ट हो रहा है तो टी से ज्यादा भी तो मेल्ट होगा, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है, मेल्टिंग फेवर कि और कम पे भी मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी केस में सल्फर वाला सिचुएशन देखें, सल्फर में डेंसिटी ऑफ सल्फर सॉलिड ज्यादा होता है, इस केस में लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, सॉलिड सल्फर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा, इस केस में प्रेशर इंक्रीज करने पे प्रेशर इज अप्लाइड, मतलब प्रेशर इंक्रीज किया, रिएक्शन फेवर्स बैकवर्ड, क्योंकि हाई डेंसिटी तो इसकी है। पर फॉरवर्ड से क्या होता है, ये मेल्टिंग, यहां पे मेल्टिंग डिस से फेवर हो रहा है, यानी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। तो ये आंसर हो जाएगा समझे। क्लियर हुआ बात, ये होता ये if pressure is applied following from liquid vapor, इसमें क्योंकि ये फॉरवर्ड इज नथिंग बट वेपोराइजेशन है ना, इसमें ये गैस है, ये लिक्विड है, प्रेशर इंक्रीज फेवर्स द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर गैसियस मोल, फेवर्स रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ जो कि इस केस में रिवर्स ही है, यहां पे कोई सब्सटेंस से लेन देन नहीं है, कोई भी लिक्विड कोई भी गैस हो ये हो गई। तो इसमें मतलब यानी इन ऑल केसेस प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन बैकवर्ड फेवर कंडेंसेशन फेवर हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग तो फेवर नहीं हो रही, बॉइलिंग इज द फॉरवर्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। ये देखो for the equilibrium केपी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, केपी विल इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्या ये बात सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये रॉन्ग है, क्योंकि वॉल्यूम बदलेगा तो अल्फा बदलेगा, केपी केसी ओनली चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, तो ये बात तो गलत है, केपी विल इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मैं इससे मसला है कि वॉल्यूम कम कर दे केपी क्या, वॉल्यूम कम कर अल्फा पे फर्क पड़ेगा, और वो इस तरह से होगा कि ये वैल्यू सही में रह जाए, केपी विल नॉट चेंज विद, ये सही है ट्रू, केपी में इंक्रीज और डिक्रीज विद चेंज इन वॉल्यूम नो, आंसर सी हो गया। अच्छा जैसे कि मान लो मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, सोचो इधर वॉल्यूम को मैंने क्या बढ़ाया, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन कहां फेवर करती है, वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन वहां फेवर करती है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने पे मोमेंटली वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम दिख रही है, लेकिन फिर ये कम होगा, केपी सेम क्यों रहेगा, क्योंकि रिएक्शन आगे फेवर होगी तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, अल्फा इस तरह से चेंज हो जाएगा कि ये वी और ये अल्फा की वैल्यूज नहीं मिलके वही केपी दे देंगी जो थी, वॉल्यूम कम करेंगे
तो वॉल्यूम करने पे ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन वॉल्यूम करने पे कम करने पे रिएक्शन वहां जाती है जहां लेसर गैस मोल हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, तो वैल्यू कम हो जाएगी अल्फा की, फिर ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे कि केपी सेम ही रह जाए, तो केपी विल नॉट चेंज। सी ये जो अच्छा क्वेश्चन है, देखो आसान ही है लेकिन जैसे देखो each of the mixtures listed below was placed in a closed container and allowed to stand. Which of the following mixtures is not capable of attaining the equilibrium? ये है रिएक्शन। पहला बोला प्योर, हमारे पास पहले केस में हमारे पास केवल ये है, मान लो इसके ए मोल है, क्वांटिटी कुछ मेंशन नहीं की, यानी सफिशिएंट है, तो क्या होगा, शुरुआत में ये नहीं है, लेकिन ये डिकम्पोज होगा, एक्स बनेगा, उतना बन जाए, मान लो वॉल्यूम वी है, तो फाइनली एक्स उतना बन जाएगा, जब इतना बन जाएगी एक्स बाई वी और एक्स बाई वी इसके इक्वल, तो के सी विल बी इक्वल टू एक्स बाई वी, बट इट विल रीच इक्विलिब्रियम। अब आप बोल सकते हो कि एक्स जितना चाहिए मिल जाए, हमें क्योंकि हमें कहीं मेंशन नहीं किया है कैल्शियम का इतना अमाउंट लिया, कितना मिनिमम, तो मैंने हमने सफिशिएंट ले लिया, तो ये पहुंच सकता है। फिर सेकंड बोल रहा है कि सी हमारे पास है मान लो बी मोल, एंड CO2 का एक प्रेशर है जो कि केपी से बड़ा है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस समय क्यूपी क्या हो गया, क्यूपी इक्वल टू पी सी, ये मैंने गलती नहीं की, तुम्हें भूले भी नहीं, इट विल बी, ये भी सॉलिड ही है ना, केसी विल बी सिंपली एक्स बाई वी, ठीक है, क्यूपी क्या हो जाएगा, पी CO2 विच इज ग्रेटर देन केपी दिया हुआ है, तो मतलब रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। अब बैकवर्ड जाने के लिए से क्या चाहिए, इसका तो प्रेशर है पर इसको चाहिए, ये भी रिएक्ट करने के लिए चाहिए, पर ये आपके पास है, आपने लिया है CO, तो पीछे जाना है भाई, अकेला CO2 तो पीछे नहीं चलाएगा ना, रिएक्शन तो क्या है CO2 प्लस CO गिव CSO, CO हमारे पास है, तो ये पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है। C some CaCO3 मान लो A मोल and a pressure of CO2 greater than Kp, मान लो P है जो कि ग्रेटर देन Kp है, ये नहीं है, CO नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, QP इक्वल टू P विच इज ग्रेटर देन, QP मतलब PCO2 विच इज P ग्रेटर देन Kp, मतलब बैकवर्ड। पर बैकवर्ड में जाने के लिए ये तो है, पर ये कहां है आपके पास, यू डोंट हैव कैल्शियम ऑक्साइड, तो रिएक्शन बैकवर्ड जा ही नहीं सकती, यानी CO2 जो है वही रह जाएगा, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, आगे जाना नहीं है, पीछे जाना है, पर पीछे जाने के लिए जो दूसरा आपको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो है ही नहीं, दिस विल नेवर रीच
इक्विलिब्रियम। क्या फायदा होगा, वो तो और बढ़ा देगा, कम कैसे करेगा, है ना। CaCO3 तो बनाएगा तब जब उसे आगे जाने की जरूरत है, तो जा नहीं रहा है, वो तो इश्यू ही हट गया, और पीछे जाने के लिए CaO नहीं है। तो बात समझे। अगला देखो डी, CaCO3 है ए, मान लेते हैं बी मोल, ये दोनों सॉलिड, ये नहीं है, तो ठीक है, ये आगे जाएगा A माइनस एक्स बी प्लस एक्स, एक्स बन जाएगा, हो जाएगा, पहुंच जाएगा, पॉसिबल है, तो ये सब में पॉसिबल है, केवल ये केसेस में नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्लियर है बात, समझ। ये देखो, सोचो, ऐसे क्वेश्चंस कर चुके, अब तो पढ़ो एक जैसा, 2 मिनट टाइम तो अपने आप को। अभी किया सही क्वेश्चन ने, क्या बोल रहा है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ कंटेनर। At a fixed temperature, the volume of the reaction container is halved. For this change, which of the following statement holds true regarding the equilibrium constant Kp? एक तो वॉल्यूम चेंज होने से Kp विल नॉट, ठीक हो गया, लेकिन वॉल्यूम हाफ करना मतलब वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है, या वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन, या वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिएक्शन फेवर्स एंड डायरेक्शन ऑफ लेसर, तो लेसर गैसेस मोल यहाँ पे ये हो गई बैकवर्ड, बैकवर्ड फेवर में अल्फा की वैल्यू कम होगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन मतलब यहां से डिसोसिएट होना, अल्फा ये बता रहा है कि जैसे A1 माइनस अल्फा 2A अल्फा, अल्फा हायर मतलब ये आगे गया, जब रिएक्शन पीछे फेवर हुआ तो क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू कम हो गई, तो आंसर हो जाएगा Kp, both Kp does not change but alpha changes, actually alpha change, alpha decreases, ठीक है ना, तो बैकवर्ड फेवर होना मतलब अल्फा कम हो जाना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फॉरवर्ड फेवर होना मतलब डिसोसिएशन और बढ़ना, ये देखो करो, what is the minimum mass of calcium carbonate below which it decomposes completely, required to establish equilibrium in a 6.5 liter container for the reaction, ये रिएक्शन सी है, इसका Kc का एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, सॉलिड का टर्म नहीं आएगा,
Kc की वैल्यू दी हुई है, 6.5 वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि क्या मिनिमम मास लिया जाए, पहले मोल मान, ए मोल ली, सब मास मोल निकल जाएगा तो मास मोलर मास से निकल जाएगा। ए मोल इसके हैं तो ये शुरुआत में नहीं है तो ये आगे जाएगा रिएक्शन डेफिनेटली, ए माइनस एक्स एक्स एक्स। इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए जरूरी है कि जो केसी है वो एक्स बाई वी हो जाए। ये तो मोल है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई वी। मान लो इक्विलिब्रियम होगा एक्स बाई वी, तो 0.05 एक्स बाई 6.5, तो 0.05 0.325 मोल्स, यानी इतने एक्स बनना चाहिए। हमें पूछा गया मिनिमम मास ऑफ दिस। अच्छा, अब ये कितना बचा, ए माइनस एक्स। अब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी भी कितनी हो सकती है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मास है तो ए की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, ग्रेटर इक्वल टू एक्स। तो ए मिनिमम कितना हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। भाई जो भी एक्स बन रहा है बन कहां से रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है, तो ए माइनस एक्स की वैल्यू भाई एट द लीस्ट क्या हो सकती है, 0, उससे नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो हमने बोला ए माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ए हो गया ये, ए मिनिमम एक्स हो गया, यानी ए मिनिमम कितना हो गया 0.325 मोल्स, यानी मिनिमम मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो गए, इतने। तो मास कितना हो गया, इनटू मोलर मास। मोलर मास इसका 100 है कैल्शियम का। इसका मोलर मास 100 ग्राम होता है। धन्यवाद। ये देखो क्या बोल रहा है ये, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ और फिर जो HbO2 है जो बाइंडेड ऑफ हीमोग्लोबिन है, ये एसिडिक कंडीशन में
कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस H प्लस HbCO2 ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देगा, प्लस O2 रिलीज हो जाएगा प्लस वाटर। तो यहां पे मान लो कि इसका एट इक्विलिब्रियम A था, B था, ये C था, फिर C यहां पे रिएक्ट अगर किया, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, if there is production of lactic acid and CO2 in a muscle exercise, then तो आपके पास क्या होगा कि ये रिएक्ट करके, ये जितना रिएक्ट करेगा, मतलब ये रिएक्ट किया C माइनस एक्स रिएक्ट किया सब, तो ये C माइनस एक्स रिएक्ट किया इनसे, तो यहां पे ये X बन जाएगा, ये X बन जाएगा, O2 प्रोड्यूस हो, और लेकिन जैसे ये C माइनस एक्स यहां रिएक्ट करेगा, ये C माइनस एक्स होगा, तो इधर ये रिएक्शन आगे भी जाएगी, A माइनस वाई, B माइनस वाई, तो इधर क्या हो जाएगा, C माइनस एक्स प्लस वाई, A माइनस वाई, B माइनस वाई, ये हो गया K1। और यहां पे आपके पास, क्योंकि ये B ऑलरेडी इधर भी है, तो ये X प्लस B आपका, ये आपका क्या होगा, O2 यहाँ पे B माइनस हुआ, तो ये भी आपका यहाँ पे प्लस X हुआ, यहाँ B माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इधर X बना, इधर जो X बना उससे इसका अमाउंट बढ़ा, इसका अमाउंट कम हुआ था, तो आपकी वैल्यू कम हो गई, तो रिएक्शन आगे गई, तो ये हो जाएगा B माइनस वाई प्लस एक्स। तो इससे हुआ क्या कि इसके अंदर डेफिनेटली, क्योंकि ये वैल्यू कम हो रही है, तो HbO2 की वैल्यू पहले से थोड़ी सी, क्योंकि आपके पास ये गया BC माइनस एक्स गया, फिर C माइनस एक्स गया, ये X बना, तो यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन आगे गया, A माइनस वाई, B माइनस वाई बना, तो इसके अंदर मोर HbO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। इसमें देखो X की वैल्यू एक बार ये देखो, ये कम हुआ Hb, ये बढ़ा, इसका हम लोग, if there is a production of lactic acid and CO2, इसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करें कि मोर O2 इज रिलीज्ड, O2 रिलीज भी हुआ, O2 यूज्ड भी हुआ। अच्छा, ये वैल्यू पहले से कम हुई CO2, ये HbO2 यूज्ड अप हुआ, CO2 विल बी फॉर्म्ड, ये तो नहीं होगा, CO2 तो आपका प्रोड्यूस हुआ है, और तो वो तो रिएक्ट, वो तो कंज्यूम होगा, मोर HbO2 इज फॉर्म्ड, मोर O2 इज रिलीज्ड। HbO2 बनेगा, ये कैसे कॉम्प्रिहेंड करें कि X बड़ा है या Y बड़ा है। एक इसको देखो, मतलब इसमें एक्चुअली क्या है, ये इक्वल तो ये होगा, पर इसे हमें ये बताना है कि अगर जैसे कि हम मान लो कि y की वैल्यू ग्रेटर देन x हो गई, तो जो पहले वैल्यू थी c,
उससे वैल्यू बढ़ गई तो हम ये बोलेंगे, देन हम बोलेंगे SbO2 बढ़ा और y ग्रेटर देन x है, मतलब ये वाला नेगेटिव। तो एक इसमें कोई एक चीज मोर है, दोनों तो नहीं है, आइदर मोर SbO2 फॉर्म्ड है या मोर O2 इज रिलीज है। जैसे अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन x प्रूव हो जाए तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू C प्लस समथिंग हो गया, यानी SbO2 बढ़ गया। और ये वैल्यू क्या हो गई, O2 B माइनस समथिंग, यानी पहले से कम हो गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि x और y पे ये एनालाइज करना है कि x y में बड़ा कौन सा। एक मिनट, a माइनस वाई बी माइनस वाई प्लस एक्स, ये कम हुआ अगर, नहीं ये वही लास्ट टाइम जैसे अगर ये कम हुआ, तो अगर ये कम हुआ तो ये उसको कंपेंसेट करने के लिए जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि ये पुरान जो कम हुआ उससे और ज्यादा बढ़ जाए। जैसे C माइनस एक्स अगर रिएक्ट किया तो ये कंपेंसेट करने के लिए कुछ यहां से आएगा ये चीज, लेकिन फिर भी ये वाली वैल्यू कम ही होगी, उतनी कम नहीं होगी जितनी होनी थी। यहाँ एक्चुअली एक्स की वैल्यू जो है, क्योंकि पहले ये रिएक्ट करता है SbO2 इनसे, तो इसमें SbO2 वैल्यू C से कम, मतलब ये वाली वैल्यू अल्टीमेटली ओवरऑल मिला के नेगेटिव ही होगी, तो लेस देन C हो जाएगा। तो आपका SbO2 डिक्रीज हो रहा है और O2 क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा B तो पहले ही था, और प्लस अगर y यहां पे अगर माइनस एक्स प्लस वाई नेगेटिव वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर माइनस एक्स प्लस वाई वैल्यू नेगेटिव थी तो एक्स माइनस वाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो O2 की वैल्यू बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली O2 रिलीज होगा और बस यही आंसर, मोर O2 इज रिलीज, SbO2 ओवरऑल डिक्रीज होगा। तो ये चीज, ये देखो the energy profile for the reaction, ये रिएक्शन A प्लस बी रिएक्टेंट है, C एनर्जी यहां हो गई, मतलब ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक होने क्या होगा, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन फेवर होगी, मतलब आगे की रिएक्शन फेवर होगी, मतलब C का अमाउंट बढ़ेगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेट इक्विलिब्रियम, क्योंकि एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज विल इंक्रीज, वही ये हो गया, ए हो गया आंसर। ये बताओ, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से। 2A प्लस बी गिव्स C प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गई, इसका डेल्टा एच हो जाएगा माइनस एक्स। तो ये हमें चाहिए क्या, बी की यील्ड को बढ़ाना है,
वी वांट टू फेवर बैकवर्ड। तो बैकवर्ड ज्यादा गैसियस मोल्स की डायरेक्शन में फेवर करना है, तो प्रेशर लो। और क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक आगे की तरफ है, बट वी वांट टू फेवर एंडोथर्मिक बैकवर्ड, यानी हाई, तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। समझे? जय बताऊं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बदलता नहीं है। हाँ, के एफ क्या हो जाएगा, के एफ 10 टाइम्स के एफ इनिशियल हो जाएगा, के बी भी 10 टाइम्स के बी इनिशियल हो जाएगा। तो रेशियो के एफ डैश नया के सी डैश डिस्टिल पॉइंट, ठीक है। ये होगा when reactant is added to a system at equilibrium, तो रिएक्टेंट करने पे क्या होता है, क्यू की वैल्यू कम होती है, पहले आपने न्यूमरेटर बढ़ा दिया और फिर वो बढ़ती है टिल बिकम्स केसी। क्या हो जाएगा, क्यूसी मस्ट द रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, नहीं कि क्यू कम होगा तो आगे जाएगा फॉरवर्ड, ये नहीं है, ये भी नहीं है। द नेट कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू, ये ठीक है ना, लेफ्ट से राइट जाएगा रिएक्शन, ये बात भी सही नहीं है। क्यू वॉज इंक्रीज, क्यू का पहले तो क्यू कम होगा फिर इंक्रीज होगा टिल बिकम्स केसी, तो ये भी गलत है, सी हो गया आंसर। ये इसका नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक एक्सप्रेशन देखो, मतलब बाकी थर्मोडायनामिक्स एक एलन के ये एक्सप्रेशन होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका लॉग बेस ई, एलन मतलब लॉग बेस ई के माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का वो है एंथैल्पी चेंज, 1/T ऐसे लिखो, प्लस डेल्टा एस नॉट एक एंट्रोपी चेंज पढ़ेंगे हम आगे, वो होता है स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आएगा रिएक्शन का, बाई यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है ओवरऑल। तो इसमें कोई पूछे एलन के वर्सेस टी, वर्सेस 1/T या टी इनवर्स का ग्राफ कैसा है, ये y मानोगे तो ये हो गया m, ये हो गया x प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ ऐसा होता है, एलन के वर्सेस 1/T ग्राफ आइदर इस टाइप का होगा, ये कब होगा जब स्लोप पॉजिटिव है, मतलब माइनस डेल्टा एच नॉट रिएक्शन बाई आर, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हेंस अगर ये पॉजिटिव है तो ये डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो एक्सोथर्मिक के लिए। और एक हो जाएगा एलन के वर्सेस
1/T ये जब स्लोप नेगेटिव हो, ये एंडोथर्मिक के लिए स्लोप तो ही है माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, अगर डेल्टा एच नॉट पहुंचे तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से, और दो डिफरेंट टेम्परेचर हो जाएगा एल एन के वन तो अगर मैं सेकेंड -1 कर दूं तो ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा एल एन K2/K1 तो ये जब मैं लास्ट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा भी था, एल एन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, वो आता एक्चुअली इधर से ही है, वो आता इधर से ही है। फिर ये क्वेश्चन एक बार देखो इसको, अंडर द लाइट ऑफ दिस थ्योरी सी दिस प्रॉब्लम। क्या कह रहा है देखो, For a hypothetical reaction A gaseous plus B gaseous gives C gaseous plus D gaseous, a graph between log K and T inverse. log K ये तो हुआ ln K, log K में ग्राफ क्या हो जाएगा, बेस 10 में ऐसा हो जाएगा 2.303 से नीचे, क्योंकि ln x इक्वल टू होता है ये पढ़ा भी होगा, तो ये हो गया। तो यहां ये जो इंटरसेप्ट है ना वही ये वाली, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, थीटा की वैल्यू दी हुई है ये, तो स्लोप थीटा ये है तो स्लोप हो जाएगा -10 थीटा, दैट इज -0.5। तो हमें पूछा गया है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप की वैल्यू है -Δh0 बाई 2.303 R इज, तो Δh0 हो जाएगा 2.303 इंटू 0.5 इंटू R, ये वैल्यू हो जाएगी। Δh0 जितना आ गया, हमें पूछा गया है ये K2 और K1 की वैल्यू, तो K2 और K1 कैसे निकालोगे, आपकी इक्वेशन क्या ही है, ln K में log K, स्लोप कितनी, Δh0 कितना आ गया, ये आ गया,
नीचे आर 1/t प्लस इंटरसेप्ट के लिए कितनी दी है 10, इंटरसेप्ट कितना दिया है 10, OA तो इंटरसेप्ट होता है C, y इक्वल टू mx प्लस C में C क्या होता है इंटरसेप्ट। तो आपके पास ये आर कट गया, तो अब क्या बचा, बस एक बार टेम्परेचर ये रखो, दो डिफरेंट टेम्परेचर क्या पूछ रहा है एट 298 एंड 798, एक वैल्यू 298 रखो, लॉग K1 ये सॉल्व करो, प्लस 10, तो ये वैल्यू सॉल्व करके फिर ये बेस 10 पर ये लेके सॉल्व करो, जैसा लेंदी है ऐसे ही लॉग K2 क्या होगा, ये तो यही रहेगा, यहाँ पे 798 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 798 हो जाएगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक आई की थी, तो एंडोथर्मिक आए तो K की वैल्यू टेम्परेचर से बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे देखो K1 K2 में K2 डेफिनेटली K1 से ज्यादा होना चाहिए, ये श्योर है, तो अगर कुछ चीज तो इसी से डिस्कार्ड कर सकते हैं, K2 K1 से ज्यादा यहां है क्या, इधर तो है, क्या इसमें ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, तो मतलब इस वाले को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, आंसर बी या ए में वही होगा, समझे, क्योंकि K2 हैज टू बी ग्रेटर देन K1, तो यहां तो K2 लेस देन K1 है, इनमें से फिर सॉल्व करके ही मिलेगा, तो ये आपको समझ में बात। बात समझ में, ये करो क्वेश्चन के बाद, दिस वन पोटेंशियल एनर्जी वही डेल्टा एच एंथैल्पी हो जो एनर्जी, क्या ये तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ ओनली रिफ्लेक्ट द रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, किस केस में हो जाता है कि ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बदलने पे भी रिएक्शन का के ना बदले, दैट इज पॉसिबल ओनली इन वन केस व्हेन डेल्टा एच इज 0, होता नहीं है ऐसा नॉर्मली, पर अगर किसी थ्योरेटिकली किसी में ऐसा हो जाए तो डेल्टा जो तो क्या हो जाएगा लॉग K2/K1 डेल्टा एच बाई 2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2, तो टेम्परेचर अलग अलग भी है, पर अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो ये 0 हो गया मतलब ये log 1 हो गया, K2/K ये log 10 हो गया, 0 और log 1 हो गया, तो ये क्या हो गया K2/K1 इक्वल टू 1, एंटी लॉग K2 इक्वल टू K1,
तो इसमें कौन से वाले केस में डेल्टा एच जीरो है, जिसमें रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी और ये तो एक्सोथर्मिक है, कम हो गई पहले से, ये एंडोथर्मिक है, ये तो मतलब ये तो वन स्टेप पाती नहीं है, पर ये फिर भी अल्टीमेटली एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, चेंज हो रहा है, कम हो रहा है फाइनली। तो आंसर विल बी सी। ये बताओ ये क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन थ्रू स्टेजेस 1, 2 एंड 3, ए से भी फर्स्ट स्टेज ये वाली, सेकेंड थर्ड स्टेज, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम क्वांटिटी एक्स, ये बता रहा है, वेरीज विद टेम्परेचर एस। तो देखो अगर ए से बी स्टेज जो 1 है, क्वांटिटी बढ़ रही है ना, सोचो क्वांटिटी बढ़ रही है प्रोडक्ट की, ये चीज बढ़ रही है, तो यानी ये रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने के संग, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है कंटिन्यूसली, पर यहां क्वांटिटी बढ़ रहा है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड द एंडोथर्मिक। बी से सी स्टेज में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक, रिवर्स इफेक्ट हो रहा है। सी से डी फिर एंडोथर्मिक, और कोई इसमें वाला ऐसा कुछ हो जाए डी से ही दिया नहीं है, तब ये हुआ है जिसमें डेल्टा एच, तो यहां हो जाएगा स्टेजेस 1 एंड 3 आर एंडोथर्मिक एंड 2 इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, समझ में? ये देखो, ये देखो N2O4 से 2 KC4 दिया है। This reversible reaction is studied graphically as shown. Select the correct statements and out of 1, 2 and 3. Reaction quotient has maximum value at point A. Point A पे क्या सिचुएशन है, पॉइंट A पे जो आपका जो रिएक्टेंट है वो फाइनाइट वैल्यू है और प्रोडक्ट जीरो है,
तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए, नहीं पॉइंट ए पे तो क्या होगा, क्यूसी विल बी, कहीं प्रोडक्ट जीरो है और रिएक्टेंट कुछ भी है तो जीरो है, लीस्ट है। रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट पॉइंट एट अ पॉइंट व्हेन N2O4 इक्वल टू NO2 इक्वल टू 0.1 बोला कि अगर ऐसे कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मतलब फॉरवर्ड जा रही है। देखते चेक करते, क्यूसी निकालो, क्यूसी क्या हो गया 0.1 का होल स्क्वायर बाई 0.1 यानी 0.01 बाई 0.1 यानी 0.1 विच इज लेस देन Kc which is 4, hence it is going forward left to right। ये बात सही है, ट्रू है। Kc इक्वल टू क्यू वन डी पॉइंट डी और एफ इज रीच्ड, डी और एफ क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया यानी इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, तो क्यू इक्वल टू Kc, तो यही बात बोल रहे हैं, ट्रू। तो आंसर क्या हो गया, 2 and 3, ठीक है। ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन ये वाला को पहले 1/4 करेक्ट है इसमें, यहां से लेके यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन 1/4 के हैं और फिर एक कॉलम मैचिंग का है। Which of the following curves between log k and 1/t is correct? ये बताओ।
क्या होगा भाई? हमने अभी देखा था कि एक्सप्रेशन होता है लॉग के ऐसा होता है जी। तो इसका स्लो, इसका 1/2 दिया है, लॉग के दिया है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। पर अगर एंडोथर्मिक है तो ये डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होगा लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव होगी, स्लोप। ये इस फॉर्म की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर एंडोथर्मिक है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऐसा कर्व होगा। और एक्सोथर्मिक है तो स्लोप, क्योंकि डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। तो यहाँ पे ये तो बोला नहीं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या है, यानी आपको दोनों केसेस मानने पड़ेंगे। तो ये दोनों ही कर्व, ये वाला ए वाला कर्व ए और कर्व सी जो है ये पॉसिबल हो सकता है। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन डेल्टा एच नॉट इज जीरो, बट ये तो कोई जनरल सिचुएशन नहीं है, इसलिए ये तो सेकेंड। सेकेंड ये देखो, ये क्या बोल रहे हैं, एक रिएक्शन ऐसी है, गैसियस फेज रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव और एक्सोथर्मिक है। हम चाहते क्या है कि C2H4 का कंसंट्रेशन बढ़े। वी वांट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ C2H4, मतलब वी वांट टू फेवर बैकवर्ड रिएक्शन। वांट टू फेवर बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन कहां कहां होगा, वहां हमारा आंसर है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन फेवर होती है, जो कि इस केस में क्या है, अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगी पीछे। तो ये सही है कि एंडोथर्मिक फेवर मतलब बैकवर्ड फेवर सही है। प्रेशर डिक्रीज करने पे रिएक्शन ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल की तरफ जाती है। इस केस में ज्यादा गैसेस मोल किस तरफ है, इधर एक है, इधर एक और एक दो है, यानी बैकवर्ड। तो ये वाली बात भी सही है। रिमूविंग सम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हटाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, सही है, हम चाहते हैं बैकवर्ड जाए। एडिंग सम C2H6, प्रोडक्ट को ऐड किया, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो हम चाहते हैं बैकवर्ड जाए। ऑल आर करेक्ट। थर्ड देखो,
थर्ड क्या कह रहे हैं, PCl5 gaseous गिविंग PCl3 प्लस Cl2, दोनों ही गैसियस हैं ये भी. वी वॉन्ट टू फेयर फॉरवर्ड रिएक्शन. इनर्ट गैस में क्या होता है, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कोई अफेक्ट ही नहीं होता है, ना केपीकेसी चेंज होता है ना कोई कंसर्न बदलते हैं. इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर रिएक्शन फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर गैसियस मोल. हमने पढ़ा था यहाँ ग्रेटर गैसियस मोल फॉरवर्ड एक्शन में, तो ये बात सही है, ये सही है. इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फेवर्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल डायरेक्शन, ये वाली बात भी सही, दैट इज फॉरवर्ड. PCl5 रिएक्टेंट है यहाँ पे, उसे ऐड करने से क्या होगा, रिएक्शन आगे जाएगी. इफ यू ऐड रिएक्टेंट व्हाट हैपेंस, रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड. तो ये भी सही है, तो आंसर BCD हो जाएगा. समझ में, ये बताओ. क्या कह रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ Y फ्रॉम X थ्रू द ग्राफ. कोई X से Y बन रहा है, ये स्टेजेज है. तो A से B में Y टेम्परेचर तो हमेशा ही बढ़ रहा है, ये वही क्वेश्चन हो गया. पर Y से A से B स्टेज में क्या हो रहा है, Y का अमाउंट बढ़ रहा है, Y अमाउंट इज इंक्रीजिंग. मतलब A से B स्टेज क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आगे की रिएक्शन बढ़ रही है, मतलब एंडोथर्मिक है वो, तो ये एंडोथर्मिक हुई. B से C स्टेज में क्या है, Y का अमाउंट कम हो रहा है, देखो टेम्परेचर के समय. तो जो B से C स्टेज है वो हो जाएगी एक्सोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड कम होती जा रही है. C से D फिर एंडोथर्मिक, और जो D से E है चेंज ही नहीं हो रहा, डेल्टा H 0. तो देखो कौन सा आ जाएगा आंसर, देखो A to B इज एंडोथर्मिक, यस, ये सही नहीं है. B to C एक्सोथर्मिक है, सही है. नहीं नहीं, ये सही यहां से, ठीक है.
तो ये एंडोथर्मिक है, राइट में जाना है। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है, यानी फॉरवर्ड जा रही है, बात सही है। कंप्रेसिंग द गैस मिक्सचर, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम करना, वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन वहां फेवर करती है, यहाँ पे लेसर गैसेस मोल है, तो यानी पीछे फेवर करेगी, ये हम चाहते नहीं है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम मतलब रिएक्शन फेवर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर गैसेस मोल, हम चाहते हैं। एडिंग Cl2 यानी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो आंसर हो जाएगा A एंड C। आंसर विल बी A एंड C। फिर ये देखो, for the reaction the equal amount of CO2 can be CO2 increase मतलब you want to favor forward, to increase CO2 you want to favor यानी जो भी फॉरवर्ड फेवर हमारा काम है। कैटलिस्ट नो, कोई हो तो फॉरवर्ड बैकवर्ड फेवर नहीं करता है, अमाउंट तो नहीं चेंज करता है। इनर्ट गैस एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल। इस केस में दोनों ही न्यूक्लियर, किसी भी तरफ ग्रेटर गैसेस मोल नहीं है, दो तरफ दो, यानी इसका भी कोई इफेक्ट नहीं चाहे, इसीलिए उन्होंने कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर बोला ही नहीं, क्योंकि दोनों केस को डिवाइड कर भी लोगे इस पे तो होता ही नहीं है। और इस पे क्या होता है, रिएक्शन फेवर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर गैसेस मोल, जो कि इस केस में कोई नहीं है, यहाँ पे दोनों ही केस में इफेक्ट नहीं होगा। वॉल्यूम कंट्रेक्ट डिक्रीज करने से क्या होगा, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिक्रीज वॉल्यूम करने पे वही ग्रेटर लेसर गैसेस मोल पे जाता है, पर यहाँ लेसर कोई है नहीं। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO, ये चलेगा क्योंकि रिएक्टेंट ऐड करोगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, तो यहाँ पे आंसर डी होगा, केवल डी होगा। फिर ये करो, 3 क्वेश्चंस बचे, 9th 10th और ये इन चैप्टर 1। The reaction of iron 3 oxide with carbon monoxide occurs in a blast furnace when iron ore is reduced to iron metal। एक रिएक्शन ये दिया है, Fe2O3 solid, CO gaseous, Fe liquid, तो यहां पे डेल्टा इन गैसेस 0 है, देखा जाए
यहां भी 3 गैसेस मोल, यहां भी 3 गैसेस मोल। Fe2O3, so addition of Fe2O3 does not cause concentration stress। कंसंट्रेशन स्ट्रेस का मतलब है कि वो तब होता जब Fe2O3 के ऐड करने से Q की वैल्यू K से मोमेंटली डिफर कर जाती और फिर रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड कहीं जाए। पर क्योंकि Fe2, इसका K का एक्सप्रेशन क्या होगा इस केस में, इसका Kc का एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम का क्यूब बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO इक्विलिब्रियम का क्यूब। तो इसमें जब मैं Fe2O3 ये इक्विलिब्रियम पे है अभी, अगर मैं इसमें Fe2O3 ऐड करूंगा तो भी क्या फर्क होगा, QC तो स्टिल ये दोनों वही रहने वाले तब तक मोमेंटली, QC विल स्टिल रिमेन, आगे पीछे आने की जरूरत नहीं होगी। तो जब आगे पीछे ही नहीं जा रहा तो इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेशन स्ट्रेस। तो ये बात सही है, ट्रू है। कंसंट्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO2, अगर CO2 को हटाया जाए, CO2 को हटाने से क्या होगा, CO2 कम किया तो QC विल बिकम लेस देन KC। तो CO2 कम किया आपने मोमेंटली, तो ये तो वही रहा पर ये कम कर दिया, QC लेस देन KC हुआ। KC तो नहीं बदलेगा पर मोमेंटली QC लेस देन KC हो गया। तो रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड, लेफ्ट टू राइट, पर ये बोल रहा राइट टू लेफ्ट, कंसंट्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO, CO को रिमूव किया तो डेल्टा कम हुआ तो वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई मतलब रिएक्शन गोज बैकवर्ड, राइट टू लेफ्ट, बट हियर इट इज रिटन लेफ्ट टू राइट, ये भी गलत है। कंसंट्रेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO, CO को रिमूव करने से क्या हुआ, Q का वैल्यू बढ़ गया, पहले वैल्यू क्या होगा, Q बढ़ गया, फर्स्ट इंक्रीजेस, Q फर्स्ट इंक्रीजेस and then decreases till its value becomes K। तो ये सही है, यानी A and D। 10th सोचो, ऑक्सीडेशन अमोनिया इज एक्सोथर्मिक। ये 4 अमोनिया 5 O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है NO और SO में, और ये प्लस हीट लिमिट मतलब ये डेल्टा H लेस देन 0, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन है, फॉरवर्ड रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन। यहां पे 9 गैस के मोल है टोटल, 4 और 5, यहां पे 10 है। तो दिस इज अ केस वेयर डेल्टा मतलब नंबर ऑफ गैसेस मोल प्रोडक्ट साइड में बढ़ रहे हैं। अब देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल हैव लेस NO, ये बात सही है गलत है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड एंडोथर्मिक में, बैकवर्ड जाएगी तो NO का अमाउंट कम हो जाएगा, पीछे आ रही है, तो ये बात सही है। बी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, गलत है। Equilibrium constant changes with change in temperature, remains constant, remains same only in one scenario when delta is 0, होता नहीं है। On increasing pressure, equilibrium mixture will have more ammonia concentration। प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाएगी, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल की तरफ जाती है, जो कि इस केस में क्या है, बैकवर्ड। लेसर में 9 है, एक बैकवर्ड में 9 है, फॉरवर्ड में 10 है, तो बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाना मतलब अमोनिया बढ़ेगा, तो ये बात क्या है, सही है, मोर अमोनिया, ठीक है। और ये तो हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड करने से क्या होगा, हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर,
तो इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर करने से क्या होगा, रिएक्शन फेवर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल, जो कि इस केस में फॉरवर्ड है, क्योंकि फॉरवर्ड एक्शन में 10 गैस के मोल। तो फॉरवर्ड फेवर होने का मतलब क्या हुआ लैंग्वेज में, ऑक्सीडेशन इज प्रमोटिंग। तो ये बात भी सही है, तो यहां आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी। फिर ये वाला देखो लास्ट, पहला फॉर्मेशन ऑफ NO2, पहले इसको देखते हैं। NO प्लस ओजोन, NO2 प्लस O2 प्लस 200 वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H लेस देन 0 है इसका। तो हमें फॉर्मेशन ऑफ NO2 को, मैं कुछ नहीं बोला फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बोला फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमें एक्सोथर्मिक फेवर करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू फेवर एक्सोथर्मिक व्हाट वी शुड डू, टेम्परेचर डिक्रीज। पर ये तो कोई चॉइस है ही नहीं यहाँ पे, है ना, और भी नीचे है क्या कोई चॉइस, हाँ मतलब तो पी तो नहीं है, अच्छा है, क्यों डिक्रीज इन टेम्परेचर है, ठीक है। देन प्रेशर डिक्रीज से कुछ फायदा होगा क्या, प्रेशर डिक्रीज यहां पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गैसेस मोल सेम है, इनर्ट गैस का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गैसेस मोल सेम है। तो यानी इसमें तो आंसर केवल क्यू हो जाएगा। देन दिस नेक्स्ट, अमोनिया का ऑक्सीडेशन, वही रिएक्शन आ गई ऊपर वाली, तो इसमें हमें फॉरवर्ड फेवर करना है, तो ये एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, एक तो क्यू। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स ग्रेटर गैसियस मोल, डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स ग्रेटर गैसियस मोल, जो कि यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो ये सही है। इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर फेवर्स ग्रेटर गैसियस मोल, ये भी सही है। अगला, अगले वाले में क्या होगा, यहां आके ये अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -57.2, यानी एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड एक्शन इज एक्सो, बैकवर्ड इज, फॉरवर्ड इज एंडो, बैकवर्ड इज एक्सो, तो ये हमें फॉरवर्ड से मतलब ही एंडो। तो क्या होगा, हमें फॉरवर्ड से इंक्रीज इन टेम्परेचर पहला, तो फिर प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करने पे रिएक्शन जाता है ज्यादा गैसेस मोल, जो कि इस केस में एक से लेके यहां 2 बन रहे हैं, तो ये भी सही है। तो इनर्ट गैस वाली बात भी सही है। और लास्ट वाला था डी, ये फिर -180 हो गया इधर, तो ये हो गया एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक फेवर करना है मतलब क्या होगा, यू वांट टू फेवर एंडोथर्मिक, तो क्या होगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर,
देन प्रेशर, यहां पे प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होगा, दोनों गैसेस मोल सेम है, तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, इनर्ट गैस का भी इफेक्ट नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर, तो ओनली आंसर ये हो जाएगा। तो ये चीज समझ में, ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे से वी विल स्टार्ट आयोनिक, और कल ऑर्गेनिक का मैसेज कर दूंगा 1:30 से 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे।